नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो आज खबरों की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको बिहार में वोट चोरी बनाम संसाधन चोरी के एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करके दिखाएंगे। लाल किले से घुसपैठियों भारत छोड़ो का मुद्दा उठाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब बिहार में कहा कि घुसपैठिए स्थानीय लोगों के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि देश के कितने संसाधनों पर अवैध घुसपैठिए कब्जा कर चुके हैं। आप आंकड़े देखकर और जानकारी सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसके बाद आपको आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम भेजने के अपने फैसले को लगभग पलट दिया है और कहा है कि अब आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम्स में भेजा जाएगा। अब सवाल यह है कि यह तय कैसे होगा कि कौन सा कुत्ता आक्रामक कहलाएगा, कौन सा नहीं होगा। इसके बाद आपको भारत पर 50% टैरिफ के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में बताएंगे। असल में ट्रंप की सोच के पीछे जो व्यक्ति है उसका नाम है पीटर नवारो। वो व्हाइट हाउस में ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी काउंसिल के प्रमुख हैं और उन्हें शॉर्ट में राष्ट्रपति ट्रंप का ट्रेड एडवाइजर कहा जाता है। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर इस व्यक्ति को भारत से परेशानी क्या है और मेरी एआई वर्जन आज आपके पास कौन सी खबर है। आज मैं बताऊंगी कि सोशल मीडिया कितना खतरनाक होता जा रहा है। ये रातों रात किसी की उस छवि को मिट्टी में मिला सकता है जो उसने कई सालों की मेहनत से बनाई हो। और इसके साथ ही अब सोशल मीडिया डिजिटल लिंचिंग का भी ठिकाना बनता जा रहा है। और इसीलिए आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज में दाखिला ना मिले, अस्पताल में इलाज के लिए बेड ना मिले, कहीं सफर करने के लिए बस और ट्रेन में सीट ना मिले, नौकरी ना मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिले और आपके हक पर ऐसे लोग डाका डालकर बैठ जाएं जो घुसपैठ करके दूसरे देश से हमारे देश में आए हैं। वो घुसपैठी हैं जिनका इस देश के संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी ये फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड, राशन कार्ड बनवा कर आपके हक को लूटने लगे तो आप क्या करेंगे? क्या आप तब भी घुसपैठियों के मुद्दे को गंभीरता से डिफेंड करते रहेंगे? क्योंकि इस देश में होता है, आज भारत में 2 लाख लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है, 1 लाख लोगों पर 900 सीटों की सिर्फ एक यात्री ट्रेन है, लगभग 1 करोड़ लोगों पर सिर्फ एक एयरपोर्ट है, 10,000 लोगों पर 70 सीटों की सिर्फ एक सरकारी बस है, 5,500 लोगों पर एक एटीएम है, 1 करोड़ लोगों पर एक हिल स्टेशन है, 4 करोड़ लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, 18 लाख लोगों पर हाई कोर्ट का एक जज है और मरने के बाद भी हमारे देश में शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर भीड़ लगी रहती है। 35,000 लोगों पर सिर्फ एक शमशान घाट और कब्रिस्तान है। और इसीलिए सोचिए, जब संसाधन इतने सीमित हैं, नौकरियां इतनी सीमित है, आज भी जब एक नया स्कूल, एक नया अस्पताल बनने में सालों लग जाते हैं, तब घुसपैठी अगर हमारे देश के इन सीमित संसाधनों की भी चोरी करने लगे तो क्या बचेगा? आप कहां जाएंगे? आपके बच्चे कहां जाएंगे? भारत महाशक्ति कैसे बनेगा? क्योंकि हमारे संसाधन भारतीयों का तो ख्याल रख सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे देश के लोग आकर इन संसाधनों को एकदम अपना लें और घुल मिल जाएं और पता ही ना चले तो फिर कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, लेकिन अब यह मुद्दा उस बिहार में पहुंच गया है जहां संसाधनों को पहले से ही सूखा वहां पर एक तरह से पड़ा हुआ है, जहां अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार के गया जी में यह कहा कि घुसपैठियों ने बिहार के सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी को तेजी से बदलना शुरू कर दिया है और अब ये स्थानीय लोगों के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे।
जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले, आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले, आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। तो ये प्रधानमंत्री को आप घुसपैठियों के मुद्दे पर सुन रहे थे, लेकिन अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चर्चा कर रहे थे तो कौन से सीमांचल जिलों की वो बात कर रहे हैं। ये है वो हिस्सा, देखिए। अगर आप देखेंगे तो सीमांचल में मुस्लिम आबादी की बात अगर करिए, इन तमाम ऐसी जगहों पर आप देखेंगे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन सीमांचल के ये 4 जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, यहां पर मतलब आप सोचिए कि किशनगंज में 68% मुस्लिम वोटर हैं। यहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं। 41% हैं अररिया में, और इसी के साथ साथ पूर्णिया में 37%, 43% कटिहार में। और किशनगंज आप देखिए तो लालू परिवार की पारंपरिक सीट है। ऐसे ही अन्य जगहों पर भी आप देखिएगा, लेकिन औसतन अगर पूरे बिहार की भी आप आबादी देखेंगे, लगभग 17% यहां पर मुस्लिम मतदाता है, मुस्लिम है। लेकिन इन जगहों पर अगर आप देखिएगा तो औसतन जो 17% है, उससे थोड़ा ज्यादा ही बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये पूरा इलाका जो गहरे हरे में आप देख रहे हैं, यहां प्रमुख रूप से इन चारों ही जिलों में जो औसतन 18% है, उसमें से कहीं ज्यादा है यहां पर मुस्लिम आबादी, जो किशनगंज में 68% हो जाती है। सीमांचल के ये चारों जिले पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हैं। और अब देखिए कि पूरा मामला दरअसल है क्या। यहां से बांग्लादेश का बॉर्डर भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है यहां से, और इसी वजह से माना जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन होकर इन जगहों की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, यहां की आबादी चेंज हो चुकी है। यहां पर किशनगंज से बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर दूर है। अब बांग्लादेश और बिहार के सीमांचल के बीच पश्चिम बंगाल के ये 3 जिले हम आपको दिखाने वाले हैं। अगला मैप दिखाएंगे हम आपको, जिसमें आपको ये समझ में आएगा, बीच में पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश और इसके बीच में, और बांग्लादेश और बिहार के सीमांचल के बीच पश्चिम बंगाल के 3 जिले पड़ते हैं, जिसमें उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा। इन जगहों पर भी देखिएगा घनी मुस्लिम आबादी है। जिस तरह सीमांचल के इन 4 जिलों में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, ठीक उसी तरह से पश्चिम बंगाल के जिलों में भी मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। कौन कौन सा? उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर और मालदा। आपने सुना होगा, यहां पर कई बार आपने घटनाएं भी ऐसी देखे हैं जिसमें हिंसा भड़क जाती है। अब इन 4 जिलों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है पश्चिम बंगाल में। ठीक उसी तरह से पश्चिम बंगाल के इन जिलों में भी, ये देखिए, ये बिहार का मैप है, हम पश्चिम बंगाल के मैप का इंतजार कर रहे हैं। जिलों में भी अगर आप देखिएगा तो मुस्लिम आबादी ज्यादा है। उत्तर दिनाजपुर में कितना, आप गेस कीजिए? 50% है उत्तर दिनाजपुर में। दक्षिण दिनाजपुर यहां पर 25% ही है। लेकिन मालदा में फिर 51%, यानी हिंदू अल्पसंख्यक है, 51% मुस्लिम है। अब इसकी वजह भी तो समझिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब बीएसएफ के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने अवैध बांग्लादेशी देश से अभी तक भगाए गए हैं, डिपोर्ट किए गए हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब बीएसएफ के आंकड़े कहते हैं कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल के इन्हीं कुछ जिलों में होती है, और आरोप है कि ये घुसपैठिए पहले पश्चिम बंगाल के जिलों में आते हैं, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर है और मालदा है। और इसीलिए इन जगहों पर भी 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम है। और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल में। अब ये देखिए कितने अवैध बांग्लादेशी देश से अब तक भगाए गए हैं। ये लोकसभा का, राज्यसभा का आंकड़ा है, वही का सोर्स है हमारा। 2009 से 2017 तक सबसे ज्यादा 6,761 लोग 2011 में, फिर 12 में 6,537, और उसके बाद से 2013 में 5,234, उसके बाद 2014 में 989, 2015 में 474, 2016 में 308 और 2017 में 51। अब आप इस नंबर को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि घुसपैठ का मुद्दा अगर बीजेपी सरकार उठा रही है तो नंबर्स ये बता रहे हैं
कि 2014 के बाद जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको बाहर डिपोर्ट करने का, वापस भेजे जाने का आंकड़ा घट गया है। अगर आप जनगणना के आंकड़ों को देखेंगे तो साल 1991 से 2011 के बीच कटिहार में 3% मुसलमान बढ़े और इतने ही 3% हिंदू कम हो। ये देखिए आपके सामने नंबर्स है। सीमांचल में बढ़ी अगर, तो सबसे पहले हम आपको कटिहार का नंबर दिखा रहे हैं। अब यहां पर 43% मुस्लिम हो चुके हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं, 10 साल के अंदर हुआ है। 1991 से 2011 का जो सेंसस, लास्ट सेंसस का डेटा है, उसमें आप नंबर देखिए, जो 60 और 40% के करीब था, वो अब 57, 3% ये गिरे हैं और 3% मुस्लिम यहां पर बढ़े हैं। पूर्णिया में 3% मुसलमान बढ़े और इतने ही प्रतिशत हिंदू कम हुए। 65 था पहले, अब 62 हो गया। 34.5 से 37 हो गया मुस्लिम जो वहां पर आबादी है। ये हम आपको दरअसल आबादी बता रहे हैं। और अब पूर्णिया के बाद आपको किशनगंज दिखाते हैं। किशनगंज में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, 68%। आप सोचिए कि यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 34 से हिंदू 2% नीचे गिरे हैं और वो लगभग 67 से 68, लगभग 1-1.5% की बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में। ये पूरा आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके का जो हमारे देश के मुस्लिम थे वो तो है ही, लेकिन ये जो इजाफा हो रहा है उसको लेकर ये चर्चा है कि क्या ये जो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के जरिए, उत्तरी दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा के जरिए लोग आ रहे हैं, वो बिहार के इसी कोने में ये जो 4 जिले हैं सिर्फ यहीं पर आ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा घनत्व है। अगर आप देखें तो अगर पूरे बिहार में, हम आपको अररिया का भी जल्दी से दिखा देते हैं, यहाँ पर 41% मुस्लिम हो गए हैं, यहाँ पर 0.5% बढ़ा है और हिंदू उतने ही हैं 1991 से लेकर 2011 तक। अगर ये पूरे बिहार में देखें तो 1951 में बिहार में 85.2% हिंदू थे और अगर आप देखेंगे 2000 जो ओवरऑल हम आपको आबादी दिखा रहे हैं तो मुस्लिम आबादी में 1951 से 2011 आते आते कितना इजाफा हुआ है, नंबर आपके सामने है। जहां पर हिंदू आबादी घटी है, लगभग आप समझ लीजिए कि 2% के आसपास, 2-2.5% के आसपास गिरी है। तो वहीं पर यहां पर अगर आप देखिए तो आबादी में इजाफा हुआ है और अच्छा खासा 16.9, अगर आप इसको 17% मानते हैं तो लगभग 6% के आसपास इजाफा हुआ है, या 5.5% के आसपास इजाफा हुआ है बिहार में मुस्लिम आबादी में। अब देखिए, अगर यह आरोप सही है कि बिहार में घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, हम आपको जल्दी से एक बार दिखा देना चाहते हैं। दरअसल ये जो पूरा इल्जाम लग रहा है, इसमें हम आपको पूरा रास्ता दिखाना चाहते थे कि ये देखिए, ये है बांग्लादेश और यही वाला इलाका है सीमांचल का। यहीं पर आप देखेंगे तो 25 से 30 किलोमीटर की ये दूरी है जो बीच में आप ऊपर में देख रहे हैं। जूम इन करके दिखाइए, जरा जूम इन कीजिए, बिल्कुल ऊपर जाइए जहां 25-30 किलोमीटर लिखा हुआ। ये वो इलाका है जहां पर उत्तरी दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा, ऐसे माना जा रहा है कि यहां पर जो ये दूरी बहुत कम है और इसीलिए इसी एरिया में सिर्फ ये घनत्व बढ़ा है। ये जो किशनगंज हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, सीमांचल के इन्हीं जिलों में ये मुस्लिम आबादी अचानक से बढ़ी और इतनी ज्यादा है कि किशनगंज में 68% अगर हो गई है तो पश्चिम बंगाल बीच में है बांग्लादेश के, और इसीलिए ये माना जा रहा है। आप देखिए, ये वाला जब आप देखेंगे तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये इसमें आपको तमाम जगह दिख रहे हैं। आसपास के जितने इलाके हैं, उत्तर दिनाजपुर हो, दक्षिण दिनाजपुर हो, दक्षिण में तो फिर भी 25% ही है, उत्तर दिनाजपुर में सबसे ज्यादा है जो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार बिहार से लगे हुए हैं। और वैसे ही अगर आप देखिएगा तो मालदा में देखिए 51% मुस्लिम है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन तमाम जगहों पर आप देखेंगे तो ये पूरा एक तरह से वहां की डेमोग्राफी ही बदल गई है। बिहार में पहले से ही संसाधन बहुत सीमित है, नौकरियां कम है, सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 2019 में बिहार विधान परिषद ने पियोन के पद पर 96 नौकरियां निकाली थी। आवेदन पता कितने आए? 1,12,000। पियोन की एक नौकरी पर 1,167 उम्मीदवार लाइन लगाकर खड़े। इसी तरह इसी साल पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 19,838 नौकरियां निकाली गई, जिसमें आवेदन आए 17,87,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया और हर नौकरी पर 90 लोग लाइन में खड़े थे। और ये सूची बहुत लंबी है।
हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भारत के पास इतने संसाधन और नौकरियां नहीं है कि हम घुसपैठियों को बर्दाश्त कर पाए, और इसीलिए इन संसाधनों की चोरी को हमें रोकना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने देश के किसी भी हिस्से की पूरी डेमोग्राफी को कैसे बदलने दे सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम घुसपैठियों को हटा नहीं पा रहे हैं। हालांकि यहां यह सवाल भी उठेगा कि साल 2005 से अब तक जीतन राम मांझी के 9 महीने के कार्यकाल को अगर छोड़ दें, 19 साल सीएम कौन? नीतीश बाबू 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कभी बीजेपी के समर्थन से बन जाते हैं, कभी आरजेडी के समर्थन से बन जाते हैं, अभी बीजेपी के समर्थन से सीएम बने हुए हैं। कुर्सी इन्हीं के पास रहती है। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये घुसपैठिए बिहार में कैसे बढ़ गए और वो क्या कर रहे थे। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां एक पूरा सिस्टम सिर्फ घुसपैठियों के लिए काम करता है, और इस सिस्टम में मौजूद लोग चंद रुपयों के लिए अपने देश से गद्दारी करते हैं। ये लोग कुछ पैसों के लिए घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी जो पहचान पत्र हैं वो तक बनवा देते हैं, और आपके हिस्से के सारे लाभ इन घुसपैठियों को मिलने लगते हैं। ये आपको टीवी स्क्रीन पर जितने लोग दिख रहे हैं ना, उन्हें यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप क्या है? आरोप है कि ये घुसपैठियों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, कई बार पासपोर्ट तक बनवाने में इनकी मदद कर देते हैं। आप सोचिए, ये पूरा रैकेट चला रहे हैं ये लोग। इस बिजनेस मॉडल के तहत सबसे पहले ऐसे लोगों की पहचान होती है जो अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करके आए हैं। फिर इन्हें यह बताया जाता है कि कौन सा पहचान पत्र बनवाने से आपको कितने पैसे मिलेंगे सरकारी योजनाओं से, और कौन सा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। एक पूरा बिजनेस है साहब। यूपी एटीएस को इन अपराधियों के पास से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फिंगर स्कैनर्स बरामद हुए हैं जिनका इस्तेमाल असली आधार कार्ड बनाने में भी होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे आरोपी सिर्फ एक धर्म से हैं। इन सारे आरोपियों के नाम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सारे लोग सिर्फ कुछ पैसों के लिए घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेजों से भारत का नागरिक बना रहे थे। घुसपैठिए कैसे आपके संसाधनों को आपसे चुरा लेते हैं, उसके भी कुछ आंकड़े आज हमने निकाले हैं जो दिखाएंगे। 9 साल पहले, साल था 2016, और पीयूष गोयल ने बताया था कि फर्जी आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र से 3.5 करोड़ लोगों ने एलपीजी कनेक्शन हासिल किया है। 3.5 करोड़ लोगों ने फर्जी पहचान पत्र पर, जबकि 1 करोड़ 60 लाख लोगों का राशन कार्ड ही फर्जी निकला। केरल की सरकार ने बताया कि उसने 2014 से 21 के बीच 1,63,000 फर्जी आधार कार्ड को डेटाबेस से हटाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बताया कि उसने सही आधार कार्ड की जांच करके सरकार के 8,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। इनमें बहुत सारा पैसा ऐसा था जो फर्जी आधार कार्ड या फर्जी पहचान पत्र वाले लोगों को जा रहा था। हमारे देश में एक तरफ ये कहा जाता है कि कागज नहीं दिखाएंगे, और दूसरी तरफ इसी देश में सबसे ज्यादा फर्जी पहचान पत्र और दस्तावेज बनवाए जाते हैं। ये घोटालेबाजी भी इस स्तर पर होती है कि हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता, और ये सारे दस्तावेज सिर्फ पहचान बताने के लिए। हालांकि अगर आप सरकार के नियम कानूनों को देखेंगे तो उनमें कहीं भी नागरिकता साबित करने के लिए सरकार ने कानूनी तौर पर कोई कागज अनिवार्य नहीं किया है। और इसका फायदा कौन उठाता है? इसी का फायदा घुसपैठिए उठाते हैं। हमारे नागरिकता का असल प्रमाण पत्र क्या है, इसे आप असम के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। असम की सरकार ने ऐलान किया कि अब से उनके राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा, और इस फैसले के पीछे घुसपैठियों को बताया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी अवैध विदेशी ना तो असम में आकर आधार कार्ड बनवा सकेगा और ना ही इससे खुद को भारतीय नागरिक वो साबित कर सकेगा। अब देखिए क्या होता है। सरकार ने यह भी कहा कि कुछ खास वर्गों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को आधार कार्ड मिल चुका है, और अब नए आधार कार्ड सिर्फ डेप्यूटी कमिश्नर बहुत विशेष मामलों में जारी करेंगे, ताकि अवैध घुसपैठियों की ओर से आने वाले आवेदनों पर सख्त निगरानी रखी जा सके। और इसमें गलत क्या? आप ये भी कह सकते हैं कि असम भारत का पहला राज्य बन गया है जहां घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष की चिंता क्या है?
वो ये कहते हैं कि कहीं इसकी आड़ में असम के मुसलमानों को घुसपैठिया ना बताया जाए, क्योंकि असम में मुसलमानों की अच्छी खासी 35% आबादी रहती है, 35%। 18 বছৰৰ ওপৰত কোনো নাগৰিকে অসমত আধাৰ কাৰ্ড নাপাব। যিসকলে ইতিমধ্যে আধাৰ কাৰ্ড লোৱা নাই, ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁলোকে আবেদন কৰক। আমি এমাহৰ কাৰণে উইন্ডো এটা খোলা ৰাখিম। দ্বিতীয়তে এছটি, এছচি আৰু টি গাৰ্ডেনৰ কাৰণে এই উইন্ডোটো এবছৰৰ কাৰণে খোলা থাকিব। আৰু ইয়াৰ পিছতো সময়সীমা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো যদি ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰ কেছত কোনোবা মানুহে আবেদন কৰে, এছডিচি বা সাৰ্কুল অফিচাৰে দিব নোৱাৰিব, অকল বিচিয়ে দিব পাৰিব। हमारे देश में जब घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है तो कुछ नेता इसे सांप्रदायिक मुद्दा बना देते हैं और कुछ इसे मानव अधिकारों से जोड़ देते हैं। ये कहा जाता है कि इनके मानवाधिकारों का खास ख्याल रखा जाए, लेकिन अमेरिका जैसे जो पश्चिमी देश हैं वो खुद को मानव अधिकारों का चैंपियन बताते हैं। वहां ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अमेरिका को देखिए, जिसने इसी हफ्ते युगांडा के साथ एक नई डील साइन की है। क्या करते हैं इसके तहत ऐसे घुसपैठियों को अमेरिका युगांडा में डिपोर्ट कर देगा। वो युगांडा के नागरिक नहीं है, लेकिन युगांडा में डिपोर्ट कर देगा जिनकी या तो मूल नागरिकता स्पष्ट नहीं है कि वो किस देश के हैं, या जिन्हें उनके देशों ने वापस लेने से इनकार कर दिया है। उन सबको अमेरिका डंप करेगा युगांडा में। अमेरिका का कहना क्या है? वो कहता है कि ऐसी स्थिति में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। अगर इन घुसपैठियों को इनके देश वापस नहीं लेंगे तो वो इन्हें युगांडा भेज देगा। ये सवाल आपके मन में भी होगा कि आखिर युगांडा किस खुशी में इतने इन देशों को अपने यहां शरण दे रहा है? इनके भाई जो डिपोर्ट होने वाले नागरिक हैं वो सब युगांडा में क्यों डंप किए जा रहे हैं? क्यों शरण दे रहा है वो? तो इसकी वजह क्या है? इसके बदले में अमेरिका से एक अच्छा खासा आर्थिक पैकेज मिल सकता है। पश्चिमी देशों में घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए अक्सर इस तरह के समझौते किए जाते हैं, जिसमें गरीब अफ्रीकी देशों को पैसा देकर एक तरह से खरीद लिया जाता है कि भाई ये ना तो इनका देश इनको स्वीकार कर रहा है, ना ही कुछ लोगों का पता चल रहा है कि कौन सी मूल नागरिकता किस देश की है। इनको तुम अपने देश में ले लो, हम तुमको एक आर्थिक पैकेज दे दें। 2022-23 में ब्रिटेन ने रवांडा, यूएस अगर युगांडा भेजता है तो 22-23 में ब्रिटेन ने रवांडा के साथ एक डील साइन की थी, जिसके तहत रवांडा को ब्रिटेन के अवैध शरणार्थियों को अपने यहां जगह देनी थी और बदले में रवांडा को 5 साल के लिए ब्रिटेन से 4,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज मिलना था। और इतना बड़ा 4 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज क्यों देते? क्योंकि जो संसाधन उनके देश के हैं वो घुसपैठिए ना उसका फायदा उठा ले, क्योंकि वो संसाधन उनके देश के नागरिकों के लिए होना चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, मोटी बात है जो सबको समझनी चाहिए हमारे देश में भी। देखिए, उस समय ब्रिटेन में इस बात पर काफी हंगामा भी हुआ कि क्या इस तरह से गरीब देशों को पैसे देकर वहां अवैध शरणार्थियों को भेजना सही हो सकता है, और इस पर ब्रिटेन की अदालतों ने रोक लगा दी थी। लेकिन बाकी पश्चिमी देशों ने अपने यहाँ के घुसपैठियों के लिए गरीब अफ्रीकी देशों से ऐसे समझौते करना जारी रखा, और इनमें अब नया नाम अमेरिका का आ गया है, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो अपने देश में एक भी अवैध शरणार्थी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिका के संसाधनों पर सिर्फ अमेरिकी नागरिकों का अधिकार होगा। लेकिन यही बात जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं तो इस पर राजनीति होने लगती है। मानते हैं कि भारत में घुसपैठियों का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा भी है, लेकिन यह भी सच है कि राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2016 में बताया था कि भारत में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। 2 करोड़ लोग हमारे संसाधनों पर इस वक्त किसी ना किसी तरीके से या तो वो राशन ले रहे हैं या वोट डाल रहे हैं। यह आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की आबादी के लगभग बराबर है, यानी एक ऑस्ट्रेलिया भारत के अंदर अवैध घुसपैठियों का इस वक्त मौजूद है। जितने अवैध घुसपैठी इस देश में है, अगर उस आंकड़े पर भी जाएं तो ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ है और भारत में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए 2 करोड़ से ज्यादा है। अब सवाल यही है कि भारत में यह मुद्दा सिर्फ राजनीति तक ही सीमित रह जाएगा या हम भी इस पर अमेरिका की तरफ कोई सख्त कदम उठा सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, जुड़ी हुई है
अमेरिका की बात हो रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आजकल दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उनकी मैडमैन थ्योरी को इतनी चर्चा क्यों विश्व में हो रही है। क्या है ये मैडमैन थ्योरी? ये एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें एक नेता क्रोध और पूरी गंभीरता के साथ बर्ताव करता है ताकि विरोधी उसकी मांगों को ध्यान से सुने और दबाव में आकर इन मांगों को आसानी से मान भी ले। टैरिफ के मुद्दे पर पश्चिमी मीडिया खुद ये कह रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बातों को मनवाने के लिए इस मैडमैन थ्योरी को अपना रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1968 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भी वियतनाम युद्ध को रुकवाने के लिए इसी तरह की मैडमैन थ्योरी अपनाई थी। और अब ट्रंप भी रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए इसी मैडमैन थ्योरी पर अमल कर रहे हैं। अब गंभीरता से सुनिएगा, उन्होंने भारत पर 50% जो टैरिफ इसीलिए लगाया है क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। हालांकि आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इस टैरिफ के मास्टरमाइंड राष्ट्रपति ट्रंप नहीं बल्कि कोई और है, जिनके लिए अंग्रेजी में खास शब्द का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और वो शब्द है मैडमैन बिहाइंड मैडमैन, यानी वो दिमाग जो राष्ट्रपति ट्रंप की इस टैरिफ रणनीति को चला रहा है, जहर घोल रहा है। इनका नाम है पीटर नवारो। चेहरा आपके सामने है। ये व्हाइट हाउस में ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी काउंसिल के प्रमुख हैं और उन्हें शॉर्ट में राष्ट्रपति ट्रंप का ट्रेड एडवाइजर कहा जाता है। पीटर नवारो ही वो पहले व्यक्ति हैं जिनके दिमाग में सबसे पहले ये बात आई कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उसकी मदद कर रहा है। बस उस वक्त तक राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में यह बात दूर दूर तक नहीं थी। पीटर नवारो ने फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने भारत पर कई आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा था कि भारत की तेल कंपनियां रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदती हैं और उसे रिफाइन करके महंगे दाम पर बेचती हैं। इससे रूस को डॉलर मिलते हैं, वो यूक्रेन युद्ध में और मजबूत होता है। इसी में उन्होंने भारत के खिलाफ एक नए शब्द का इस्तेमाल किया और यह शब्द था ऑयल लॉन्ड्रिंग। दुनिया में किस देश पर कितना टैरिफ लगेगा, इस पर पीटर नवारो ने ही राष्ट्रपति ट्रंप को सुझाव दिया और ऐसा माना जा रहा है कि भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाने का आइडिया इन्हीं पीटर नवारो का है। और इसी वजह से जब राष्ट्रपति ट्रंप से यह पूछा गया कि अमेरिका भी तो रूस के साथ व्यापार करता है, तो इस पर राष्ट्रपति ट्रंप, जिनको सब कुछ पता होता है, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। बोले आई विल फाइंड आउट, आई डोंट नो। और उन्होंने यहां कहा कि मैं चेक करके बताऊंगा, लेकिन हकीकत में उन्होंने चेक तो पीटर नवारो से ही करना था, जो रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर भारत के सख्त खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने ही भारत के लिए महाराजा ऑफ टैरिफ शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब एक थ्योरी बोल दीजिए और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए एक के बाद एक दलीलें देते रहिए और ये मत बताइए कि आप रशिया से कैसे व्यापार बढ़ा रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद 20% व्यापार रशिया से बढ़ाया है अमेरिका ने। इन्होंने ही भारत के लिए, पीटर नवारो ने ही भारत के लिए महाराजा ऑफ टैरिफ शब्द का इस्तेमाल किया, आपने देखा। आज भी उन्होंने कहा है कि भारत चीन से के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अपनी करीबी बढ़ा रहा है, जो रशिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसा है और वो इस पर भारत का विरोध करते हैं। पीटर नवारो ने यह बात तब कही है जब रूस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के टैरिफ की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए खुद अमेरिका ने ही भारत से रूस के कच्चे तेल खरीदने के लिए कहा था। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. साफ स्पष्ट शब्दों में आईना दिखाया गया। अमेरिका के दोहरे चरित्र को इसी बात से समझा जा सकता है कि उसने आजकल रशिया के कच्चा तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। अमेरिका के किसी फैसले में ऐसा नहीं लिखा कि कोई देश
रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीद सकता। खुद यूरोप के देश रशिया से एलएनजी गैस और कच्चे तेल खरीद रहे हैं, जैसा आपने विदेश मंत्री जी को सुना। इसीलिए यहाँ सवाल क्या है, वो ये कि जब अमेरिका को भारत के रशिया से तेल खरीदने पर आपत्ति है, तो वो इस पर कोई बैन क्यों नहीं लगा देता? पहले तो आपने खुद ही कहा था कि मार्केट में जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा उथल पुथल ना मच जाए इसलिए खरीदिए। देखिए, अमेरिका की चिंता का एक और कारण है, और वो कारण आपको बताते हैं। भारत और चीन के रिश्तों में तनाव कम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जाने वाले हैं, तो वहां पे एक्सेलरेटर पर पैर रखने की कोशिश है, दबाव बनाने की कोशिश है, और इसीलिए पीटर नवारो बार बार आकर जहर उगल रहे हैं। बड़ी बात क्या है, वो ये कि जब भारत चाइना के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है, तब हम अपने मुद्दों और अपनी चिंताओं को भूले नहीं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चीन से हुई बातचीत के बारे में बताया। शायद ये मिस हो गया हो आपसे, लेकिन आपको ये सुनना चाहिए। पिछले काफी समय से चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है। इस पर भारत ने अपनी चिंताओं को चीन के सामने रखा है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए, और इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, और इसी में ब्रह्मपुत्र के मुद्दे पर चाइना के साथ हमारी बातचीत हुई। आपको याद होगा, जब पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को तोड़ दिया था, सस्पेंड कर दिया था, उस वक्त पाकिस्तान ने दावा किया था कि चाइना भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोककर पाकिस्तान की मदद करेगा। हमारे देश में भी बहुत से लोगों को यह लगता है कि चाइना अगर ब्रह्मपुत्र पर बांध बना लेगा तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, लेकिन यह सच नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूं, और यहां पर आपको पूरी बात समझाते हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का बांध अगर बन रहा है तो फिर उससे क्या होगा। जांगमू डैम आप देखिए, ये सच नहीं है कि इससे नुकसान होगा। आपको जो बड़ी बात इसमें जानने की जरूरत है, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन के सांगपो नदी कहा जाता है। यहां पर उसका नाम अलग है, जिसे हम यहां पर इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, उसे वो सांगपो कहता है। ठीक है, इस नदी का बड़ा हिस्सा तिब्बत में भी बहता है, जैसा कि आप इस वक्त मैप पर देख रहे हैं। लेकिन भारत के अरुणाचल प्रदेश में घुसने के साथ ही ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। चीन जो बांध बना रहा है वो तिब्बत के ग्याका में है, इसे वो जांगमू डैम कहता है, जो आप देख रहे हो, ये तिब्बत वाले हिस्से में है। अब अगर आप देखिएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी के चीन वाले हिस्से में केवल 30 से 35% पानी ही नदी बनकर रहता है। नदी का 65 से 70% पानी अरुणाचल प्रदेश और असम में, ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश और असम में यहां पर बहता है, और इसीलिए भारत में बहने वाली सहायक नदियां इसका जलस्तर बढ़ा देती हैं। इसीलिए ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से सबसे बड़ी बात यही है कि भारत के लिए जिस तरह के नुकसान की बात हो रही है वो फर्क नहीं पड़ेगा। भारत की एकमात्र चिंता क्या है, वो ये है कि बांध बनने के बाद ब्रह्मपुत्र के नदी के बहाव से जो जुड़ी जानकारी है वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। दरअसल नियमों के हिसाब से दो देशों के बीच बहने वाली नदियों के बहाव यानी बांध से पानी छोड़े जाने से जुड़ी हुई जानकारी दूसरे देश को देनी होती है, लेकिन चीन 2022 से ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं कर रहा है। इसीलिए भारत ने बांध के मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री से अपनी चिंताएं बताई। अगली खबर का रुख करते हैं। अब आप ये सोचिए कि पूरी दुनिया में ये सारे संघर्ष, ये कूटनीति, ये विदेश नीति और ये सीमाओं की सुरक्षा हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने तिरंगे की हिफाजत कर रहे हैं। अपनी भारत माता की संप्रभुता, अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्यबद्ध। लेकिन सोचिए, अगर इसी तिरंगे को इसी देश में फहराने के लिए किसी की हत्या हो जाए तो आप क्या करेंगे? बड़े भारी मन से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। यह तस्वीर मनीष नरेटी जी की है, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के एक नक्सल प्रभावित गांव में तिरंगा झंडा फहराया था, और उस दिन बहुत गर्व से यह खबर हमने भी आपको दिखाई थी। इस दौरान उसका वीडियो भी बना था, जिसमें गांव के बच्चे और अन्य लोग भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन यह तस्वीरें नक्सलियों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पहले मनीष जी का अपहरण किया और बाद में उनकी हत्या कर दी। नक्सली समझते हैं कि जो लोग तिरंगा फहराते हैं या राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, उनका संबंध पुलिस और सुरक्षा बलों से है, और इसीलिए वो ऐसे लोगों को सूचना देने वाला, इन्फॉर्मर्स, भेदिया मानते हैं और इनकी हत्या कर देते हैं। और मनीष जी के साथ भी यही हुआ। आज हम यही कहना चाहते हैं कि मनीष जी सच्चे भारतीय, सच्चे देशभक्त थे।
उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने इस देश का तिरंगा फहराया था। वो देश के लिए, देश के आन बान शान के लिए, सम्मान के लिए शहीद हुए हैं। इसके अलावा सरकार नक्सलियों के खात्मे के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अब समय आ गया है जब हमें यह लड़ाई जल्द से जल्द जीतनी होगी। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अब हम उस विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। आपको यह बताते हैं कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में छिपे आतंकियों पर कहर बरपाया तो सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि कुछ पाकिस्तान के क्रिकेटर भी बौखला गए थे। इन्हीं में से एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम था फहीम अशरफ, जिन्होंने खुलेआम भारत की महिलाओं के दर्द का मजाक उड़ाते हुए हमारे देश की गरिमा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शर्मनाक व्यक्ति। लेकिन अब पाकिस्तान ने एशिया कप की टीम में इस पाकिस्तानी क्रिकेटर को चुन लिया है और यह शायद 14 सितंबर को भारत के खिलाफ खेल सकता है। इसीलिए आज बड़ा सवाल जो हम बार बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछेंगे कि क्या ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हम क्रिकेट खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, क्या यह सही होगा? खैर, खबर इस बात से आगे बढ़ते हैं और आपको उस टैक्स के बारे में बताते हैं जो आपसे हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर वसूला जाता है। अभी ये टैक्स या जीएसटी 18% लगता है, जिसके लिए सरकार की आलोचना भी होती है और खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस जीएसटी को हटाने की मांग कर चुके हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब सरकार ने भी इस पर विचार करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि सरकार हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% जीएसटी को हमेशा के लिए हटा दे। आप शायद इस खबर को सुनकर खुश होंगे, लेकिन इसमें एक बुरी खबर भी जुड़ी है। बुरी खबर यह है कि अगर सरकार ने इस जीएसटी को खत्म भी कर दिया तो भी आपका प्रीमियम जो आपको चुकाना पड़ता है वो कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि बीमा कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। बीमा कंपनियों का कहना है कि इस फैसले से उनके खर्चे काफी बढ़ जाएंगे और अगर उनके खर्चे बढ़ेंगे तो इसके लिए मजबूरन उन्हें प्रीमियम की दरों को और बढ़ाना होगा और इससे हेल्थ इंश्योरेंस और भी महंगा हो जाएगा। मैं आपको इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझाती हूँ। अभी होता यह है कि सरकार को बीमा कंपनी और आम लोगों दोनों से जीएसटी का पैसा मिलता है। बीमा कंपनियां जिस टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, विज्ञापन, अपने दफ्तर से जुड़ी अन्य सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं, उस पर उन्हें सरकार को जीएसटी भरना पड़ता है। और आम लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदते हैं उस पर उन्हें प्रीमियम के ऊपर 18% का जीएसटी देना होता है। लेकिन यहीं पर बीमा कंपनियों को एक सुविधा भी दी जाती है जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि बीमा कंपनियों को जीएसटी आम लोगों से वसूले गए जीएसटी में एडजस्ट कर दिया जाता है और बीमा कंपनियों की जेब से सरकारों को कोई जीएसटी नहीं जाता। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी बीमा कंपनी ने कोई सामान खरीदने पर या विज्ञापन कराने पर 100 रुपए का जीएसटी सरकार को दिया, लेकिन इसके बाद उस बीमा कंपनी को लोगों से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% जीएसटी से 500 रुपए मिल गए तो सरकार के पास क्या हुआ? लेकिन यहां इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल करते हुए बीमा कंपनियां सरकार से यह कहेंगी कि उन्होंने पहले ही अपने सामान पर 100 रुपए का जीएसटी सरकार को दे दिया है, इसलिए जो प्रीमियम वो जीएसटी से 500 रुपए मिले हैं उससे 100 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे और सरकार को 400 रुपए का जीएसटी ही देना पड़ेगा। इससे होता यह है कि बीमा कंपनियां अपना जीएसटी बचा लेती हैं और आम जनता के जीएसटी में अपना टैक्स खपा देती हैं। लेकिन अब अगर आम जनता पर लगने वाला 18% जीएसटी खत्म हो गया तो बीमा कंपनियों को अपना टैक्स खुद अपनी जेब से भरना होगा और जब इन कंपनियों को अपने टैक्स से भरना होगा तो वो पूरा बोझ डालेंगे कंज्यूमर पर। ये कहा जा रहा है कि बीमा कंपनियां अपना जीएसटी अगर एडजस्ट नहीं कर पाएंगी तो फिर वो आम लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो उसमें बढ़ाएंगी प्रीमियम और फिर ये आपके लिए महंगा हो जाए। सोचिए, गजब हो रहा है। जनता पर अगर सरकार टैक्स ना भी लगाए तो भी इन कंपनियों ने आपकी गाड़ी कमाई को चूसने की पूरी योजना बना रखी है और ये सब भी तब हो रहा है जब अच्छा खासा प्रीमियम और उस पर जीएसटी लेकर कई लोगों को तो 100% क्लेम भी नहीं मिलता। साल 2023-24 में बीमा कंपनियों ने 26,000 करोड़ रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को खारिज और अस्वीकार किया। खारिज कर देते हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 19.1% ज्यादा था। इनमें भी जो क्लेम्स पूरी तरह खारिज हुए वो 15,000 करोड़ रुपए के थे। ये वो पैसा है जो आम लोगों ने तब अपनी जेब से अस्पतालों में भरा जब उनके पास किसी ना किसी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी। आज देश में हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सिर्फ 64.71% रह गया। इसका मतलब क्या है कि अगर बीमा कंपनियों के पास हर साल क्लेम सेटलमेंट के लिए 100 आवेदन आते हैं तो कितनों को मिलते हैं? 64 आवेदन का ही निपटारा कर पाती हैं ये कंपनी और बाकी के 36 आवेदनों को या तो अस्वीकार कर देती हैं या उन्हें अलग कारणों से किसी न किसी वजह से डिले करती हैं, लंबित रखती हैं।
एक सर्वे के मुताबिक 47% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद पता चलता है कि उन्हें उनकी बीमा कंपनी से बीमारी के खर्च का कोई पैसा नहीं मिलेगा, और इसके कई कारण वो बता देते हैं। संक्षेप में कहे तो आपसे प्रीमियम भी ज्यादा चाहिए। अगर इस प्रीमियम पर सरकार टैक्स हटाती है तो इसी प्रीमियम को बढ़ाने की बातें कही जाती हैं, लेकिन जब प्रीमियम और टैक्स भरकर भी एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है, हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे से इलाज कराना चाहता है, तो ये कंपनियां उनके क्लेम को बहाने खोजती हैं रिजेक्ट करने के लिए, और लोगों से जीएसटी लेने वाली सरकारें भी कुछ नहीं करती। अब देखिए, साल 2024 में खुद सरकार ने बताया था कि उसे 3 साल में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 24,500 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला। लेकिन सोचिए, सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का टैक्स लेकर आम लोगों को उनका क्लेम दिलाने में क्या मदद की? हकीकत में असली चोरी तो यह है जिसकी कोई भी बात ही नहीं करता। अगली खबर, आज की बड़ी खबर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर अपना फैसला सुनाया। आज जो फैसला दिया गया है उसने आवारा कुत्तों को पकड़ने के पिछले फैसले को लगभग पूरी तरह से पलट दिया। 3 जजेस की बेंच ने तय किया कि जिन कुत्तों को पिछले फैसले के बाद पकड़ा गया था उन्हें छोड़ दिया जाएगा, यानी सड़क पर आवारा कुत्तों को खुला छोड़ने के लिए प्रदर्शन करने वाले डॉग लवर्स विजयी रहे। जो परिवार हार गए वो परिवार हार गए जिनके बच्चों को डॉग बाइट की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के बाद देश भर के डॉग लवर्स खुशियां मना रहे हैं। हम आज आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो समाज के 2 हिस्सों के प्रतिबिंब है। इन 2 तस्वीरों में ही समाज के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा जो स्ट्रे डॉग्स के आतंक से पीड़ित है, और दूसरा चेहरा आतंक का पर्याय बन रहे आवारा कुत्तों का समर्थक। वो आज खुशियां मना रहे हैं। उनका ये मानना है कि पशुओं की रक्षा हो गई है। डॉग लवर्स की इस खुशी को देखकर आज वो परिवार मन महसूस कर रह गए जो कोर्ट से उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें और उनके बच्चों को ऐसे स्ट्रे डॉग्स के हमलों से बचाने के लिए कोई ठोस रास्ता दिखेगा। आज डॉग लवर्स को ये सोचना होगा कि क्या वो इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि उनके प्रयासों की वजह से एक बार फिर से जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो सड़क पर मौजूद रहेंगे, और कुछ मासूम बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों पर एक खतरा बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को करीब से समझना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि डॉग लवर्स के दबाव में आवारा कुत्तों को हमला करने का लाइसेंस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कड़े शब्दों में कुछ बातें कही है, जैसे आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाएगी, वैक्सीन लगाई जाएगी, इसके बाद उन्हें जहां से उठाया गया है वहीं पर छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि रेबीज से संक्रमित और हमला करने वाले आक्रामक कुत्तों को सड़क पर दोबारा नहीं छोड़ना है। सड़क या किसी भी सार्वजनिक जगह पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित होगा। इनके लिए डॉग फीडिंग एरियाज बनाई जाएंगी, खाना वहीं खिलाना होगा। अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ा आदेश देशव्यापी लागू कर दिया है। अब ये दिल्ली, एनसीआर में पूरे भारत पर लागू होगा। आवारा कुत्तों पर याचिका लगाने वाले एनजीओ को 2 लाख और डॉग लवर्स को 25,000 रुपए कोर्ट में जमा कराने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आवारा कुत्तों की जनसंख्या का नियंत्रण और शेल्टर के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने की जरूरत है, और उसके लिए उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बना दिया है। कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े देश भर के मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए, और अब इस मामले में अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी। हम लोग बहुत सच्चाई से रोड पे उतरे थे और आज हम जीत गए। आप प्लीज देख सकते हो सारे के सारे हम जीत गए। राइट नाउ आई डोंट नो, आई एम हाई ऑन इमोशंस। पिछले 10 दिन से ना तो सो रहे हैं ना खा रहे हैं। आई माई सेल्फ हैव 15 डॉग्स एट होम, ऑल रेस्क्यूड। जब से 11 अगस्त को ये ऑर्डर आया था हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम कोई भी रात को सो नहीं रहा था। हम पेट्रोलिंग कर रहे थे, हम प्रोटेस्ट का पार्ट थे, एंड अभी जो हमको सुनने में मिल रहा है हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ को लेकर। ना से था कि अपने बच्चों को हम छोड़ना नहीं चाहते थे, ना मैं चाहती थी कि उनको जबरदस्ती कोई ले जाए। थैंक्स जजेस, थैंक्स सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने हर हर महादेव ने हमारी पुकार सुन ली। थैंक यू सो मच।
अब ये स्ट्रे डॉग सड़क पर खुला छोड़ना चाहिए या नहीं, इस पर हमारे देश में दो अलग अलग विचार हैं। डॉग लवर्स चाहते हैं आवारा कुत्तों को खुले में ही रहने देना चाहिए, जबकि देश का एक बड़ा तबका चाहता है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर्स में रखा जाए ताकि वो सुरक्षित भी रहे, इंसानों के लिए भी खतरा नहीं बने। खास तौर पर बच्चे, बुजुर्ग, उनके लिए, महिलाओं के लिए परेशानी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने नए फैसले के बाद अब उन आवारा कुत्तों को फिर से सड़क पर छोड़ देने का आदेश दिया है और उसके बाद ये छोड़ दिए जाएंगे जिनको पिछले 10 दिनों में पकड़कर अस्थायी शेल्टर्स में रखा गया था। लेकिन क्या आवारा कुत्तों को सड़क पर छोड़ने से उस समस्या का हल हो गया जिसकी वजह से हंगामा हुआ था? इसका क्या जवाब है? नगर निगम द्वारा आवारा छोड़े गए डॉग्स अपना मूल स्वभाव नहीं बदल सकते हैं। उनके हमले करने के कई कारण होते हैं, जैसे वो डर और खतरा महसूस होने पर हमला करते हैं, भूखा होने पर हमला करते हैं, कुत्ते झुंड में होने पर भी हमला करते हैं, बीमार होने पर बेकाबू हो जाते हैं, तेज आवाज या अचानक हुई हरकत से घबराकर हमला कर देते हैं, भीषण गर्मी या बारिश के मौसम में वो हमला कर सकते हैं। वैक्सीनेशन से आवारा कुत्तों का हमला करने का स्वभाव नहीं बदला है। डॉग लवर्स जिन आवारा कुत्तों को कम्युनिटी डॉग्स जैसे शब्दों से पुकारते हैं, दरअसल वो भी स्ट्रे डॉग्स के मूल स्वभाव को नहीं बदल सकते। और यहाँ हम केवल आवारा कुत्तों की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसमें पालतू कुत्तों ने भी लोगों पर हमला किया और उन पेट डॉग्स के मालिक उन्हें काबू करने में नाकाम रहे। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो हाल फिलहाल में सामने आई। कल गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक महिला को एक पालतू कुत्ते ने काट लिया। हाउस हेल्प के तौर पर काम करने वाली महिला पर जब यह हमला हुआ उस वक्त कुत्ते का मालिक भी उसके साथ ही थे। कुत्ते के मालिक ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पालतू कुत्ते के हमले से महिला डर गई, बुरी तरह जख्मी हो गई, लेकिन कुत्ते का मालिक चुपचाप वहां से चला गया। उसने कुत्ते का शिकार बनी महिला से यह भी नहीं पूछा कि कहीं उसे गंभीर चोट तो नहीं आई है। अच्छा है, जानवरों से प्रेम अच्छा है, लेकिन इसमें आपको इंसानों के लिए भी सोचना होगा। अगर उसकी कमी रह जाती है तो फिर ऐसे ही एक मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में सामने आया। यहां पर सुबह सुबह ऑफिस जा रही एक लड़की पर दो पालतू कुत्तों ने हमला कर दिया। लिफ्ट के पास खड़ी लड़की पर जब कुत्तों ने के हमला किया तो वो डर कर सीढ़ियों की तरफ भागी, जहां वो गिर गई और उसे गंभीर चोटें आई। हर साल ऐसे हजारों मामले आते हैं जिनमें पालतू कुत्ते ही लोगों पर हमले कर देते हैं। डॉग लवर्स उन्हें संभाल नहीं पाते। ऐसे डॉग लवर्स से उन बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों को खतरा होता है जो उनके कुत्तों से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन बच नहीं पाते। आवारा देसी नस्ल के जो कुत्ते हैं उनके प्रति स्नेह रखने वाले और घरों में शुद्ध विदेशी नस्ल के कुत्ते पालने वाले लोग, आपके लिए भी ये संदेश है कि जो सड़क पर है उनको पालिए। ये जो विदेशी डॉग्स की ब्रीडिंग कर करके घर में तो रखेंगे विदेशी नस्ल, लेकिन बाहर में सड़क पर ये जो देसी डॉग्स हैं उनको खाना खिलाने के लिए जाएंगे। अरे उनको घर में रखिए, उनको पनाह दीजिए। विदेशी नस्ल के कुत्तों की ब्रीडिंग कर करके कब तक आप लोग सिर्फ उनको घर में रखेंगे? अब आपको ये बताते हैं कि आज सोशल मीडिया कितना खतरनाक हो चुका है और सोशल मीडिया पर सच जब तक अपने जूते के फीते बांध रहा होता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। और इस बात को समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। छोटी छोटी बातें एडिट करो, यहाँ का वहां रखो, किसी के नाम, किसी की फोटो के साथ, किसी भी वीडियो के साथ कुछ भी लिख दो जो तुम्हारी मर्जी करे और उसको फैला दो आधी दुनिया में। पहले ये वीडियो देखिए। देखा अपने शख्स को, अब आप इसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का है, जहां एक कॉलेज ने अपने विज्ञापन में दावा किया कि उससे एक छात्र 1,80,00,000 रुपए का उसके एक छात्र को पैकेज मिला है। इसे लेकर कुछ शरारती तत्वों ने एक वीडियो बनाया और दावा किया कि कॉलेज का विज्ञापन झूठा है और इसमें दिख रहे छात्र को ऐसा कोई पैकेज नहीं मिला, बल्कि वो तो आइसक्रीम बेचता है। और एक आइसक्रीम बेचने वाले लड़के ने भी कहा कि इस तस्वीर में उसकी जो फोटो है वो कॉलेज वालों ने पैसे देने का वादा करके खींची थी और लोगों ने इस वीडियो पर यकीन कर लिया। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कॉलेज के विज्ञापन में दिख रहे छात्र और आइसक्रीम बेचने वाला लड़का दोनों ही अलग अलग हैं। आइसक्रीम बेचने वाले लड़का इटावा का शैलेंद्र है, वो सिर्फ 12वीं पास है, उसका इस कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। और जो पोस्टर में दिख रहा है वो लंदन के एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर काम करता है। लेकिन इस लड़के ने सोशल मीडिया के लिए ये वीडियो बनाया और ये झूठ आग की तरह इस शख्स ने फैला दिया। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से झूठ बनाइए, और इस शख्स ने भी जानकर बनाया सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए। सोशल मीडिया पर सिर्फ झूठ की नदियां नहीं बह रही, बल्कि यहां ऐसे ट्रोलर्स भी हैं जो डिजिटल लिंचिंग करते हैं।
इस बात को आप गौतम बुद्ध नगर के डीएम मेधा रूपम के उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जिन्हें अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने पड़े हैं। उनकी ट्रोलिंग की वजह यह है कि मेधा रूपम के पिता ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इस वक्त देश के कुछ विपक्षी दल चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और इस समय ज्ञानेश कुमार का परिवार भी इन सवालों का शिकार बन गया है, क्योंकि कुछ लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों को निशाना बनाते हैं। अब जब मेधा रूपम की पोस्टिंग नोएडा डीएम के तौर पर हुई तो इसे ज्ञानेश कुमार के पद से जोड़कर देखा जाने लगा है, जबकि ये खुद यूपीएससी एग्जाम देकर एक आईएएस अधिकारी बनी है। तमाम तरह के व्यंग और छीटाकशी और एक ग्रुप उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, उनके पद को पिता की कृपा के तौर पर प्रदर्शित करने लगा। इस डिजिटल लिंचिंग से परेशान होकर मेधा रूपम ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए हैं। सोचिए, जिस सोशल मीडिया को आप दिन रात ऐसे देख रहे हैं, वो कैसे झूठ परोस रहा है, वो कैसे लोगों की डिजिटल लिंचिंग कर रहा है। और इस दुनिया में केवल खुद को ढूंढना है, बाकी सारे जवाब तो एआई के पास है। नमस्कार।